रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फ़िज़िक्स नाम क्लास के हमने दूसरे चैप्टर के आज शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये बोर्ड के पेपर्स हैं मेरे पास, तो इसमें देखें दूसरे चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफाइन रैंडम मोशन एंड गिव एन एग्जांपल, डिफाइन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एंड राइट्स वैल्यू। तो ये तीन सवाल दूसरे चैप्टर में से आए हुए हैं। तो ये सवाल आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर हम नोट्स की तरफ चलते हैं। इसमें देखें डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हमने पहले यहाँ पर लिखा हुआ 21 नंबर पे। डिफाइन रैंडम मोशन एंड राइट इट्स एग्जांपल, तो ये वाला 22 नंबर पे ये वाला आया। तो लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये है डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स वैल्यू। तो ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये सारे सवाल तो हमने बोर्ड के पेपर्स में से निकाले हैं। तो जब 30 पेपर हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवाल रिपीट होने लग जाते हैं, तो लेकिन फिर भी 50 पेपर में से छानबीन करके ये क्वेश्चन निकाले हुए हैं, तो उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर सारे एक्सप्लेन करूँगा। तो उर्दू और इंग्लिश के सारे बच्चों के लिए एक जैसी ही मुफीद वीडियो होगी, तो आप लोगों को चाहिए कि आप खुद भी इसको तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर भी करें। तो इस तरह से आप आसानी के साथ अपने बोर्ड के पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर होते ही शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। तो इस तरह से हम पूरे शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करके फुल के फुल मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में ले सकते हैं। तो उम्मीद है जितने भी सवाल हैं सारे इसी में से आएंगे, क्योंकि पुराने सवाल ही रिपीट होते रहते हैं। तो और वैसे भी जब इतने ज़्यादा सवाल निकालते हैं एक चैप्टर में से, तो उसके तकरीबन सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ये अब वीडियो की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लाजमी इसको शेयर करें, दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरों का भला हो सके। फिज़िक्स 9th यूनिट नंबर 2 बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रिपेयर्ड बाय, ये स्टूडेंट का नाम है खिजरा मोहम्मद अली। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से क्या मुराद है, या काइनेमेटिक्स का क्या मतलब है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की हरकत का मुताला होता है। स्टडी ऑफ मोशन, मोशन का मतलब है हरकत का मुताला होता है। विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, बगैर इस बात की बहस किए कि हरकत का सबब क्या है, मतलब हरकत किस वजह से हो रही है। तो पेट्रोल की वजह से हो रही है, या वैसे आप धक्का दे रहे हैं, तो किस वजह से हरकत हो रही है, इस बात को देखे बगैर अगर आप किसी चीज़ की हरकत का मुताला करते हैं, तो उसे काइनेमेटिक्स बोला जाता है। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट की तारीफ करें। या बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, एक जिस्म को रेस्ट में कहेंगे या रुका हुआ कहेंगे। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह नहीं बदल रहा। तो इसमें देखें ट्रीज़ अराउंड द बैंक ऑफ द रोड आर इन रेस्ट पोजीशन। तो वो जो दरख्त होते हैं रोड के किनारों पर होते हैं, ट्रीज़ अराउंड द बैंक, दरख्त इर्द गिर्द, बैंक का मतलब है किनारा, ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर, आर इन रेस्ट, वो रुके हुए होते हैं, इन रेस्ट पोजीशन, वो रुकी हुई हालत में होते हैं। मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक जिस्म को हरकत में कहेंगे। इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो इर्द गिर्द लिहाज से अपनी जगह बदल रहा होता है। अ मूविंग बस ऑन द रोड इज़ इन आ स्टेट ऑफ मोशन, एक हरकत करती हुई बस जो कि रोड के ऊपर हरकत कर रही होती है, वो हरकत की हालत में होती है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज़, दरख्तों के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है। राइट द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क होता है। सर्कुलर का मतलब होता है दायरवी, दायरे के अंदर हरकत, और वाइब्रेटरी का मतलब होता है कांपना। तो कांपने वाली हरकत और दायरे के अंदर हरकत जो होती है, उनका फ़र्क बताना है। तो सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो ज़मीन की हरकत है सूरज के इर्द गिर्द, वो सर्कुलर मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, किसी जिस्म की आगे पीछे हरकत अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अप एंड डाउन मोशन ऑफ द चिल्ड्रन इन सीसा, तो सीसा के अंदर जो बच्चों की ऊपर नीचे हरकत होती है, इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, तो वो भी वाइब्रेटरी मोशन की मिसाल है। वाइब्रेटरी को उर्दू में इर्ताशी कहा जाता है, कांपने वाली जो हरकत होती है। तो बच्चों के झूले की जो हरकत होती है, वह भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एन एग्जांपल, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है जगह चेंज करने वाली हरकत जो होती है, जैसे कि गाड़ी जा रही है या मोटरसाइकिल जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। उसकी मिसाल देनी है। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, ये हरकत की ऐसी किस्म है, इन विच अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ लाइन, इसमें एक जिस्म एक लाइन के साथ साथ हरकत कर रहा होता है। विदाउट एनी रोटेशन, बगैर घूमे। दिस लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, ये लाइन सीधी भी हो सकती है और कर्व का मतलब बालदार भी हो सकती है। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन, एक कार जो बिल्कुल सीधे रास्ते में जा रही होती है,
उसकी हरकत स्ट्रेट लाइन, उसकी जो स्ट्रेट लाइन हरकत होती है उसके ट्रांसलेटरी मोशन ही कहते हैं। डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर मिकदारों की तारीफ करें। अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब, एक वेक्टर को बयान किया जा सकता है कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर बाय मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी अगर दी जाती है तो तब किसी वेक्टर को आप मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हो। मतलब वेक्टर को बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, किसी जिस्म की पोजीशन के बारे में बताएं मिसाल के साथ। पोजीशन मीन्स द लोकेशन ऑफ अ सर्टन प्लेस और ऑब्जेक्ट फ्राम आ रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की मौजूदगी, किसी जगह की मौजूदगी या किसी चीज़ की मौजूदगी किसी ख़ास हवाले के मकाम से, तो उसे कहा जाता है लोकेशन उसकी, यानी कि आपने किसी चीज़ का पता बताना कि कोई चीज़ कहाँ पर मौजूद है। पोजीशन ऑफ द स्कूल, एस स्कूल की जो पोजीशन है वो एस से ज़ाहिर की है, फ्राम द होम एच घर से। तो इस तरह से आप एक डायग्राम बना देना, तो ये डायग्राम घर से स्कूल की तरफ इसका एरो दिखा रहा है कि घर से स्कूल जो है इस तरफ को वाक़या है, तो इस तरह से आप पोजीशन की तरफ पॉइंट आउट कर दोगे। स्प्रिंटर कंप्लीट इट्स 100 मीटर रेस, एक स्प्रिंटर है घूमने वाली कोई चीज़ है, वो 100 मीटर रेस को पूरा करती है इन 12 सेकंड, 12 सेकंड के अंदर। फाइंड द एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो 100 मीटर फासला तय किया है और टाइम कितना उसने लगाया, टोटल टाइम 12 सेकंड है। एवरेज स्पीड का आपने फार्मूला लगाना, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो ये फार्मूला याद रख लें। टोटल डिस्टेंस 100 था, टाइम टोटल 12 था, तो 100 को जब 12 पे तकसीम करोगे तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी 8.33 मीटर पर सेकंड है। ये मीटर पर सेकंड लिखना आपने, मीटर पर सेकंड ये आ गया आंसर। हैंस एवरेज स्पीड, लिहाजा उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड इज 8.33 मीटर पर सेकंड, इसकी 8.33 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड होगी। कन्वर्ट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ए बॉडी इनटू मीटर पर सेकंड, तो 50 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ है के एम, ये एम है, किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में लेकर जाना है। तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में वो 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो मीटर पर सेकंड में जब आपने लेकर जाना तो 50 ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं और डिवाइड बाय 3600 करते हैं। 1000 किसके बराबर होता है कि 1 मीटर जो होता है, सॉरी 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, तो इस वजह से 1000 आ गया। और जो एक आर होता है ना, 1 आर, वो 3600 सेकंड के बराबर होता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो वहाँ से 60 को जब 60 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3600, तो 3600 सेकंड आते हैं 1 घंटे के अंदर। तो लिहाजा 3600 से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 13.89 मीटर पर सेकंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड में फ़र्क बताना है। अ बॉडी हैज़ वेरिएबल स्पीड, एक जिस्म की वेरिएबल स्पीड होती है। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो एक जैसे फासले गैर मसावी वक्फों में तय करते हैं। हो एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, वो फासले जितने भी वो जो वक्फे हैं वो जितने भी छोटे हों, तो अगर एक जितना फासला एक जिस्म एक जितने वक्फों में तय करता है, चाहे वक्फे जितने भी छोटे हों, तो उसकी जो स्पीड होती है उसको कहा जाता है वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड उसे कहेंगे। अब है यूनिफॉर्म स्पीड। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, एक जिस्म की यूनिफॉर्म स्पीड तब होगी इफ इट कवर्स, अगर ये फासले तय करता है इक्वल डिस्टेंसेज, एक जितने फासले तय करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के जो वक्फे हैं वो भी बराबर बराबर हैं। हो एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, वक्फे जो जितने मर्जी छोटे हों, लेकिन जितने मर्जी छोटे वक्फे हों उसमें फासला भी उतना ही तय हो, वक्फा भी उतना ही रहे, फासला भी उतना ही तय हो रहा हो, हर बार एक जितना ही फासला तय हो रहा हो, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। जैसे कि हम मोटरवे पर 120 की रफ्तार पर गाड़ी चलाते हैं, तो 1 घंटे के अंदर हम 120 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, अगले 1 घंटे के अंदर भी हम 120 किलोमीटर का ही फासला तय करेंगे। तो जितना वक्त गुजरता है उतना ही फासला हम तय करते हैं। तो ये जो स्पीड होती है इसे यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है, इसे कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ ड्रा करने के लिए व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, जब स्पीड ऑब्जेक्ट की नहीं बदलती तो वो उतनी की उतनी ही रहेगी विद टाइम, वक्त के साथ साथ। दैन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्पीड टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। यहाँ पे आप लिखोगे विल बी यानी कि होगा, विल बी या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक सीधी लाइन बनेगा।
सीधी लाइन कौन सी होगी? सीधी लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये टाइम एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है उसे टाइम, उस पर टाइम लिया जाता है। तो टी सेकंड में, टाइम जो है वो सेकंड में लिया, तो 5, 10, 15, 20 सेकंड ऐसे शो कर दिया। और इधर से 2, 4, 6 ये मीटर पर सेकंड में स्पीड शो की हुई है। तो वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड शो की हुई है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, इस टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल चल रही है। जैसे जैसे ये जा रही है वैसे वैसे ये जा रही है। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ये इसका, इस लाइन का इसके साथ साथ चलना ये शो करता है कि उसकी स्पीड जो है ना वो चेंज नहीं हो रही। यानी कि 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है स्पीड वैसे ही 4 सेकंड ही रही है। टाइम पहले 5 सेकंड था तो स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी। टाइम 10 सेकंड हो गया तो स्पीड फिर 4 मीटर पर सेकंड ही रही। टाइम 15 सेकंड हो गया तो स्पीड फिर 4 मीटर पर सेकंड ही रही। टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ स्पीड जो है वो बढ़ नहीं रही, ना ही कम हो रही है, बल्कि 4 मीटर पर सेकंड ही रह रही है। तो लिहाजा ये यूनिफॉर्म स्पीड की मिसाल है। तो स्पीड टाइम ग्राफ शोविंग कांस्टेंट स्पीड, ये वाला जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये कांस्टेंट स्पीड को दिखा रहा है। राइट द यूज़ ऑफ लिडार गन, लिडार गन का इस्तेमाल बताएं। लिडार गन इज़ आ लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग स्पीड गन। एक लिडार गन जो है रोशनी को डिटेक्ट करने वाली और रोशनी की स्पीड का पता चलाने वाली एक गन होती है, बंदूक होती है। इट यूजेज़ द टाइम टेकन बाय द लेज़र पल्स। ये लेज़र पल्स कितना टाइम लेती है, मतलब लेज़र के जो ब्लिंकिंग करने में कितना टाइम लगता है। टू मेक आ सीरीज़ ऑफ मेजरमेंट, इसे आप तरतीब के साथ काफ़ी ज़्यादा पैमाइशें ले सकते हैं। आप आ व्हीकल, किसी गाड़ी की डिस्टेंस फ्राम द गन, जो कि दूर से आ रही होती है इस गन की मदद से। द डाटा इज़ देन यूज टू कैलकुलेट द व्हीकल स्पीड। तो वो वाला जो डाटा है फिर वो गाड़ी की रफ्तार को का पता चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सादा से अल्फाज में आप क्या कहोगे कि लिडार जो होती है ना वो एक गन है, एक मशीन का नाम है। वो वाली मशीन ऐसी है जो मोटरवे वाले लोग, मोटरवे पुलिस वाले लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे गाड़ी की रफ्तार का पता चलाते हैं कि गाड़ी कितनी रफ्तार से आ रही है। वो करती क्या है कि वो लेज़र लाइट को फेंकती है गन, उसमें से लेज़र लाइट निकलती हैं, जाकर गाड़ी के साथ टकराती हैं, टकरा कर फिर वापस आती हैं। तो उनकी फ्रिक्वेंसी में जो चेंजेस आ रही होती हैं वो उससे पल्स का नाम उसने दिया है। तो उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं वो सारी उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो रिकॉर्ड से फिर गाड़ी की जो स्पीड है उसका पता चलाया जाता है कि वो कितनी तेज़ी से फासला तय कर रही है। कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लेकर जाना, तो ये भी उसी तरह करेंगे। 20 वैसे ही आ जाएगा ये वाला, और मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड ना उसे किलोमीटर पर आवर में लेकर जाना है। तो ऊपर 3600 आएगा और नीचे 1000 आएगा। तो 20 को आप 3600 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर है उसको 1000 के साथ डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पे ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में जवाब आ जाएगा। डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ करें। ए पैराट्रोपर अटेन्स आ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक पैराट्रोपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी लेता है कॉल टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। विद विच इट कम्स टू ग्राउंड, जिसके साथ ये ज़मीन पर आ रहा होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे पैराशूटर अपनी छलांग लगाता है और पैराशूट जो है एक ख़ास रफ्तार से नीचे गिरा होता है। तो वो ख़ास रफ्तार भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होती है। तो उस वेलोसिटी से नीचे गिरता है, तो वो जो उसकी वेलोसिटी होती है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तारीफ करें। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ अ फ्रीली फॉलोइंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आज़ादी के साथ गिरते हुए जिस्म का जो एक्सेलरेशन होता है उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय जी, इसको जी से जाहिर करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह पर। द वैल्यू ऑफ जी इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ज़मीन की सतह पर इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ करें। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक जिस्म का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं वो एक जैसी आ रही हों इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के एक जैसे वक्फों में। होएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, उसके वक्फे जितने मर्जी छोटे क्यों ना हों। व्हाट इज़ मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से क्या मुराद है और नेगेटिव एक्सेलरेशन से क्या मुराद है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ पॉजिटिव, किसी जिस्म का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, ये ऑफ नहीं आना यहाँ पर, इफ़ लिखोगे आप। इफ़ यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीजेज बढ़ रही है विद टाइम, वक्त के साथ साथ, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर इफ़ लिखोगे आप।
द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है इज़ द सेम, वो एक जैसी ही रहती है। इन विच द बॉडी इज़ मूविंग, जिस डायरेक्शन में जिस्म जा रहा होता है तो उसी सीमत में इसकी डायरेक्शन भी होती है। विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, बगैर डायरेक्शन तब्दील किए जो वेलोसिटी होती है और बढ़ रही होती है तो वो उस पॉजिटिव एक्सेलरेशन देती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ नेगेटिव, किसी जिस्म का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, अगर जिस्म की वेलोसिटी कम हो रही होती है। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग, जिस सीमत में कोई जिस्म जा रहा होता है तो उससे मुखालिफ सीमत में नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। जब हम गाड़ी की ब्रेकें लगाते हैं तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव बन जाती है, क्योंकि वेलोसिटी उस वक्त कम हो रही होती है। तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। जिस्म तो आगे की तरफ जा रहा होता है लेकिन उसको खींचा पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो इस वजह से उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन भी होता है, ये भी याद रखें। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। स्केच ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी जिस्म का ग्राफ बनाएं जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रहा हो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए जिस्म का ये ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है। तो इसमें देखें यहाँ पर जो है टाइम एक्सेस है, तो टी आपने लिया, टी सेकंड में लिया टाइम, वही 5, 10, 15, 20 सेकंड टाइम है। तो यहाँ पर 2 है, पहले 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, फिर 4 मीटर पर सेकंड है, फिर 6 मीटर पर सेकंड है। तो ये ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में जा रही है। अब देखो कि वेलोसिटी पहले जब 5 सेकंड टाइम था ना उस वक्त वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी। तो 5 सेकंड जब टाइम था, जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। और जब टाइम 15 सेकंड होगा तो इधर से अगर हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है ना फिर और भी ज़्यादा हो जाती है, 5 हो जाती है या 6 हो जाती है उसकी वेलोसिटी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। तो वक्त के साथ साथ अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, तो वक्त जो चेंज होती हुई वेलोसिटी होती है वो एक्सेलरेशन देती है। तो इस तरह से जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये वाली लाइन जो है ना बढ़ती हुई वेलोसिटी को शो कर रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये बता रही है। ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये ऐसा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है, क्योंकि हर वक्त के एक जैसे वक्तों के अंदर एक जैसा वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, तो इस वजह से ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैंने पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला, पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा होता है, वेलोसिटी बढ़ने से बढ़ रहा होता है, तो इस वजह से वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। पहले वेलोसिटी 2 थी तो फिर वेलोसिटी 4 हुई, तो टाइम पहले 5 था तो फिर टाइम 10 हुआ। फिर जब वेलोसिटी जब टाइम 15 सेकंड होगा तो तब वेलोसिटी इसकी ये वाला जो है ना इसके साथ 6 के साथ मैच होगा, यहाँ पर 6 आएगा तो वेलोसिटी पे 6 हो जाएगी। तो इस तरह से यूनिफॉर्मली वेलोसिटी उसकी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। राइट द सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन मैथमेटिकल फार्म, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने मैथ की शक्ल में लिखनी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये प्लस का साइन है यहाँ पर, तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बस आप लोगों ने इसी तरह से याद कर लेनी है। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 20 न्यूटन फोर्स, वो एक्सेलरेशन बताएं जो 20 न्यूटन फोर्स पैदा करती है इन अ मैस ऑफ 8 kg, ऐसा जिस्म जिसके अंदर जिसका मैस 8 kg हो। हेयर मैस इज 8 kg, यहाँ पर जिस्म का मैस 8 kg है और फोर्स एफ जो है वो 20 न्यूटन है, उसकी जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है। तो एक्सेलरेशन ए हमने फाइंड करना है यूजिंग द फार्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे। 20 न्यूटन इज इक्वल टू 8 kg, वैल्यू पुट कर दोगे, एफ़ की जगह पर 20 लिख दिया और एम की जगह पर 8 kg लिख दिया। ए हमें मालूम करना है, तो लिहाजा आप 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 8 बन जाएगा, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। तो ए को आप इधर ही रहने दो, चाहे आप इस तरफ लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 20 को जब 8 पे डिवाइड करोगे तो 2.5 आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। 2.5 मीटर पर सेकंड कर दें, तो ये वाला जो है ना आप 7 9 यूनिट लगाएं, तो ए इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जिसमें क्या क्या हुआ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ।
डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स इक्वेशन। स्पीड की तारीफ करें। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, वो फासला जो कोई जिस्म एक यूनिट टाइम में तय करता है। यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो जिस्म फासला तय करता है उसको उसकी स्पीड कहते हैं। फार्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, फासला तय हुआ और नीचे टाइम उसके। डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो एक जैसे वक्त के वक्फों में एक जितने डिस्प्लेसमेंट कवर करे, एक जितने फासले कवर करे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी होएवर शार्ट द डिस्प्लेस इंटरवल में भी, चाहे वक्त के वक्फे जितने मर्जी छोटे हों, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वो फासला जो एक सीधी डायरेक्शन में हो, यानी कि इसको आप इर्तिका कहते हैं मेरे ख्याल में उर्दू में, तो मतलब सीधी सिमत में जो फासला हो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिफाइन रैंडम मोशन एंड राइट इट्स एग्जांपल। द डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, वो जो गैर तरतीब हरकत होती है या बेकायदा हरकत होती है किसी भी जिस्म की, उसको रैंडम मोशन बोला जाता है। एग्जाम्पल मिसाल है द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, वो हरकत जो किसी पतंगे की होती है या किसी परिंदे की होती है उसे रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे कि मक्खियाँ बिल बनाती रहती हैं तो उनकी हरकत रैंडम मोशन होती है। डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, रैंडम मोशन को ब्रोनोनियन मोशन भी कहा जाता है। इसका नाम याद रखना कि रैंडम मोशन का दूसरा नाम क्या है? ब्रोनोनियन मोशन। डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तारीफ करें। इन आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर टाइम इज टेकन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सेस, टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ लेते हैं यानी कि टाइम एक्सेस के साथ लेते हैं। वाइल वर्टिकल एक्सेस शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जबकि वर्टिकल एक्सेस के अंदर यानी कि वाई एक्सेस के साथ किसी जिस्म का तय करदा फासला लिया जाता है। तो ये जिस्म का एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया हुआ है कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब कोई जिस्म रुका हुआ है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है। तो उसी तरह से आपने टी जो है ना यहाँ पर ले लेना है और सेकंड में ले लिया, और इधर से डिस्टेंस डी ले लिया, डिस्टेंस मीटर में ले लिया। तो यहाँ पर देखें 20 और 10 के दरमियान 15 आ सकता है, तो 15 के दरमियान हमने लाइन लगा दी है। तो इसका मतलब है जिस्म रुका हुआ है, वक्त तो गुजरी चला जा रहा है, लेकिन जिस्म 15 मीटर फासले पर ही रुका हुआ है। हमारे घर से 15 मीटर के फासले पर कोई कार खड़ी है, टाइम गुजरी जा रहा है और वहीं पर खड़ी हुई है, तो लिहाजा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो किसी कार के खड़े होने को बता रहा है। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं 50 वाला, तो उसी तरह से करना है। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेकर जाना है। तो मीटर पर सेकंड के अंदर लेकर जाने के लिए 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 करेंगे। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इस पर डिवाइड कर दो, 20 मीटर पर सेकंड आपके पास जवाब आ जाएगा। डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स यूनिट। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी जिस्म में वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहा जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड। जो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है ना वो मीटर पर सेकंड है। ms-2 आपने लिखना है। डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड राइट एन एग्जांपल, ये पीछे का सवाल आ गया, ये नहीं हमने करना, ये पीछे पहले चैप्टर में हम कर चुके हैं। डिफाइन रैंडम मोशन, राइट एन एग्जांपल। रैंडम मोशन हम पहले कर चुके हैं, हमने वही वाला डेफिनेशन याद करनी है। डिफाइन वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर की डेफिनेशन भी पहले हमने कर लिया है, रिपीट होकर आने लगी है। वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर को मुकम्मल तौर पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बयान कर सकते हैं। स्केलर इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, स्केलर को सिर्फ उसकी मिकदार के साथ बयान किया जा सकता है। राइट टू मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, वेक्टर को जाहिर करने के 2 तरीके बताने हैं। टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर, एक वेक्टर को स्केलर से जुदा करने के लिए स्केलर क्वांटिटी से। इट इज़ जनरली यूज्ड बोल्ड लेटर, आमतौर पर मोटे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, ताकि वेक्टर क्वांटिटी को जाहिर कर सकें। सच एज एफ, जैसा कि ये एफ है, एफ को आपने ना बोल्ड कर लेना मोटा, मतलब ये कि आप मार्कर से इसको लिख दें, और ए को भी ऐसे ही मोटा कर लें, क्योंकि बोल्ड का मतलब होता है मोटा करके देना। डी को भी आपने मोटा कर लेना, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा कर देना है। तो इस तरह बोल्ड लेटर से या तो किसी वेक्टर को जाहिर किया जाता है। वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बार आर एरो ओवर देयर सिंबल, तो वेक्टर को जाहिर करने के लिए किसी उसकी सिंबल के ऊपर बार या एरो भी लगा दिया जाता है। तो यहाँ एफ के ऊपर बार लगाया, ए के ऊपर, डी के ऊपर बार लगा दें, या फिर उनके ऊपर जो है ना एरो हेड लगा दें, ऐसे एरो आप शो कर दें। तो इस तरह से एरो शो करके भी आप किसी वेक्टर को जाहिर कर सकते हैं।
हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, तो वेक्टर को ग्राफ के साथ कैसे ज़ाहिर किया जाता है। ग्राफिकली या वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, ग्राफ के साथ एक वेक्टर को एक लाइन के साथ ज़ाहिर किया जाता है, लाइन सेगमेंट के साथ, एक लाइन के टुकड़े के साथ, विद एन एरो हेड एज शोन इन द गिवन फिगर, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। एक लाइन बनाई जाती है और उसके ऊपर एक एरो हेड बना दिया जाता है, ए से बी की तरफ ये वेक्टर्स दिखा दिया और उस वेक्टर का नाम वी है। द लाइन ए बी विद द एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी, तो ये वाली जो लाइन है जो ए से बी की तरफ है और इसका नाम वी रखा हुआ है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को जाहिर कर रही है। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसकी जो लंबाई है, अगर इसकी हम लंबाई कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर जो है ना वो इसकी मैग्नीट्यूड बताती है वेक्टर वी की। ये सिलेक्ट स्केल के साथ इसकी लंबाई ली जाती है। डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्राम ए टू बी, ए से बी की तरफ जो लाइन की डायरेक्शन है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वी, तो वेक्टर वी की डायरेक्शन को बता रही होती है। राइट टू टाइप्स ऑफ मोशन, हरकत की दो किस्में बताएं। सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, किसी जिस्म की दायरे में हरकत जो होती है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन, द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, किसी जिस्म की बेकायदा हरकत जैसे परिंदों की हरकत होती है वो रैंडम मोशन कहलाती है। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्राफ, ग्राफ से क्या मुराद है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी, मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको ग्राफ के ज़रिए से ज़ाहिर करना, एक तस्वीर बनाकर ज़ाहिर करने का जो तरीका होता है, ऐसी सारी मालूमात को ज़ाहिर करने के तरीके को ग्राफ कहा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क बताएं। डिस्टेंस लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट, दो नुकात के दरमियान जो फासला होता है, लंबाई होती है फासले की, उसको आप डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो नुकात के दरमियान कम से कम जो फासला होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क बताएं। स्पीड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक जिस्म जो फासला तय करता है इन यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर, उसको स्पीड कहते हैं। ये पीछे भी डेफिनेशन आ गई है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं, ये भी पीछे आ चुका है। कैलकुलेटेड बाय गिवन फार्मूला, जो स्पीड होती है वो इस फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, स्पीड एज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर मिकदार होती है। जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय गिवन फार्मूला, इस फार्मूला से आप वेलोसिटी निकालते हो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऊपर डिस्प्लेसमेंट आता है। वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिफाइन वेलोसिटी एंड राइट इट्स यूनिट, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो तारीफ करते नहीं है के डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं, उसकी ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। राइट फोर नेम्स ऑफ लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 4 आलात के नाम बताने हैं कि जो हिफाजत देते हों, तो ये हमने पहले भी कर लिया हुआ है, पहले चैप्टर की वीडियो के अंदर ये आ चुका है। रिप्रेजेंट आ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एक नॉर्थ ऑफ ईस्ट में फोर्स है जो कि 80 न्यूटन है, उसको आपने जाहिर करना है। तो ये देखें यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट आपने इस तरह से ये ज़ाहिर करना है। ये 80 न्यूटन की ताकत है, तो यहाँ पर आप इसकी लंबाई जो है ना 80, इसकी ऊपर आप 80 न्यूटन लिख दोगे। यूँ समझो कि इसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को ज़ाहिर करता है, तो 8 सेंटीमीटर 8 न्यूटन को ज़ाहिर करेगा। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन को ज़ाहिर करता है, तो फिर 8 सेंटीमीटर 80 न्यूटन को ज़ाहिर करेगा। तो इस तरह से 80 न्यूटन आप इसकी फोर्स शो कर सकोगे। इस तरह से आपने ये डायग्राम बना देनी है। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो ये उसी तरह से जैसे हमने पहले बदला है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3600 के साथ डिवाइड करके आंसर आ जाना। चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, चेंज द स्पीड एंड इन ऐसा यूनिट, 70 किलोमीटर पर आवर को ऐसे यूनिट में लेकर जाना, तो 70 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है आपने। तो इसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 के साथ डिवाइड कर देना, यानी कि 1000 इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और 3600 के साथ डिवाइड करो, तो ये हमारे पास 19.4 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करनी भी टीचर ने स्टूडेंट ने बताई हुई है।
वाई क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़, मकदारों को क्यों आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसा कि स्केलर मकदारों को कर सकते हैं। तो वेक्टर को आम तरीक़ों से नहीं सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते क्योंकि उनके साथ मैग्नीट्यूड भी होती है। बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड को तो आप सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो, प्लस और माइनस कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन को नहीं कर सकते। बट स्केलर क्वांटिटीज़, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं डज नॉट फॉर्म द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। इसको एक बार दोबारा देखें। बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है। बट स्केलर क्वांटिटीज़ डज नॉट हैव, लेकिन स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर मकदारों को जमा करने के लिए और माइनस करने के लिए वी नीड हेड टू टेल रूल, हमें हेड टू टेल रूल का तरीका अपनाना पड़ता है। बट स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल, जबकि जो स्केलर मकदारें होती हैं उनको जमा और नफ़ी करने के लिए आपको सिंपल हिसाबी तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। अरिथमेटिक रूल का मतलब है सादा सा हिसाबी तरीका। सिंपल मीन सादा। कैन आ बॉडी मूविंग एट आ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, क्या कोई जिस्म अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता। येस आ बॉडी मूविंग एट आ कांस्टेंट स्पीड, हाँ कोई जिस्म अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा होता है हैव एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन होता है। इफ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, अगर वो अपनी सिमत बदल रहा है। आर मूविंग इन आ सर्कुलर पाथ, या फिर दायरे के अंदर वो हरकत कर रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आ 20 न्यूटन फोर्स, वो एक्सेलरेशन बताएं जो 20 न्यूटन फोर्स से होता है। इन अ मैस ऑफ 80 किलोग्राम, एक 80 किलोग्राम 8 किलोग्राम के जिस्म में। तो ये पहले भी हमने कैलकुलेट किया है। तो उसी तरह का ये सवाल है। एफ इज इक्वल टू एम ए का फार्मूला लगाना है आपने, ए फाइंड करना है। तो एफ़ जो है ना एम से डिवाइड हो जाएगा, एफ़ डिवाइड बाय एम हो जाएगा। एफ़ की 20 लिख देंगे, इसकी 8 लिख देंगे। 20 को 8 से डिवाइड किया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। What would be the shape of speed time graph of a body moving with variable speed, अगर कोई जिस्म वेरिएबल स्पीड के साथ हरकत कर रहा है तो उसके ग्राफ की शेप क्या होगी। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, अगर कोई जिस्म बदलती हुई इस रफ्तार के साथ हरकत कर रहा है। द शेप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो उसकी जो शेप बनेगी ना उसके ग्राफ की, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी बल्कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ बनेगा। तो नीचे आपने वही टाइम शो कर देना, इधर आपने डिस्टेंस शो कर देना, डिस्टेंस मीटर में ज़ाहिर कर देना। तो इस तरह की आपने टेढ़ी सी एक लाइन खींच देनी है तो आपका ग्राफ बन जाएगा। राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 हरकत की सवाल लिखें। फॉर द बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी, एक जिस्म के लिए जो ग्रेविटी की बदौलत हरकत कर रहा होता है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, तो ये ग्रेविटी के लिए वी एफ प्लस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था ना, ए को जी में बदल दिया तो जी टी बन गया। तो दूसरी एच वाली, एच को एस भी कह सकते हो। एच क्योंकि हाइट में जाना है, आप ग्रेविटी की वजह से है ना, तो इसलिए हाइट लिया। एस की जगह पर एच लिख देंगे। वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो ये प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर लिखना है। यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा, तो हाफ 1/2 का मतलब है हाफ जी टी स्क्वेयर। और तीसरी इक्वेशन जो है ना वो ये है 2GH, जी ए की जगह पर जी लिख दिया, एस की जगह पर एच लिख दिया। असल में ये थी ना 2AS थी, तो 2AS को VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर थी, तो उसको आपने ये बना दिया 2GH VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, क्योंकि जी जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एच हाइट है, तो हाइट पर जाने के लिए इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसकी जो असल इक्वेशन है वो है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो ये AT वाली थी तो उसको GT बना देंगे। ये थी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो AT स्क्वायर थी तो इसको आपने GT स्क्वायर कर देना है, तो जी आपने लगा देना ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जो भी बोर्ड में आ चुके हैं वो हमने ले लिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इस आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको तैयार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।